नमस्कार दोस्तों, भावेश मैथ्स प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। हम लोग बात कर रहे हैं आज की इस क्लास में समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल। और समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने अलग अलग प्रकार की आकृतियां, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और त्रिभुज, इन सब के बारे में डिटेल डिस्कशन हम लोग पिछली क्लासेस में कर चुके हैं। लेकिन आज की इस क्लास के अंदर एक बार और हम लोग जो है त्रिभुज के बारे में डिस्कस करते हैं। कुछ प्रश्नों के माध्यम से जो भी फॉर्मूले थे, जो भी कॉन्सेप्ट्स थे, वो सारे के सारे हमारी पिछली क्लासेस के अंदर हम लोग कवर कर चुके हैं। तो आज की इस क्लास के अंदर कुछ लंबे सवाल, कुछ टेक्निकल सवाल, कुछ जटिल, जिसको अपन कहते हैं ना कॉम्प्लिकेट सिचुएशन वाले प्रश्नों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो आपको बहुत अच्छे से गंभीरता से इसको सीखना है, समझना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि कॉपी और पेन आपके हाथ में होगा, आप जो है इसको समझते हुए लिखने का भी प्रयास करेंगे, है ना। तो कुछ ऐसे प्रश्न, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं, है ना, उस परीक्षा के अंदर वो प्रश्न आएगा, लेकिन हमारे प्रश्न एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। और एसएससी चूंकि ऑल इंडिया लेवल के ऊपर होने वाला एग्जाम है और लगभग उसका एक स्तर सामान्य स्तर से अच्छा होता है, तो उस परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न बने हैं, हमारी परीक्षाओं में कैसे हो सकते हैं, अगर हमारी परीक्षा का प्रश्न पत्र टिपिकल हुआ तो कैसे कैसे प्रश्न हमारे हो सकते हैं। तो कुछ मिलाकर के जो प्रश्नों की हम बात करने वाले हैं, जो आपका जो है दिमाग चलाने वाले प्रश्न है कि भाई कैसे हम लोग इन प्रश्नों को हल करें। तो चलिए समझने के प्रयास करेंगे हम लोग। भाई हमारा पहला जो प्रश्न है आज का, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 वर्ग सेंटीमीटर है, आपका प्रश्न कह रहा है द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न कह रहा है आधार और ऊंचाई का अनुपात 3:4 है। द रेशियो ऑफ इट्स बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट इज 3:4। त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, फाइंड द हाइट ऑफ ट्राइंगल। चलिए सर, हम लोगों के पास में यहां पर आधार और ऊंचाई का अनुपात है, और मैंने आपको कहा कि जब अनुपात होता है, चाहे वो भुजाओं का अनुपात है, ठीक है ना, चाहे वो लंबाई चौड़ाई का अनुपात है, चाहे त्रिज्या ऊंचाई का अनुपात है, या यहां पर त्रिभुज के आधार और ऊंचाई का अनुपात है, जो अनुपात की संख्या है उसके साथ में आपको x लिखना पड़ेगा। और जो प्रश्न आपका कहता है क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला मुझे लगाना पड़ेगा, और मेरा जो टारगेट रहेगा वो x का मान ज्ञात करना है। और जब x का मान ज्ञात कर लेंगे तो हम अपने प्रश्न का उत्तर दे देंगे। तो चलिए सर, मैं इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करता हूं सर। तो देखिए हमारी स्थिति क्या बन रही है इस प्रश्न के लिए, उसको ध्यान देना। भाई यहां पर 3 और 4 का अनुपात किसका है, आधार ऊंचाई का है। तो मैं यहां पर देखिए आधार और ऊंचाई का अनुपात 3:4 है। देखिए अंग्रेजी माध्यम के हमारे साथी, आधार का मतलब बेस से हुआ और ऊंचाई का अभिप्राय हाइट से हुआ, तो बेस और हाइट का रेशियो 3:4 है। चलिए सर, यहां से मैं क्या करना चाहूंगा कि भी आधार यानी बेस को मैं 3x के रूप में और हाइट ऊंचाई को मैं 4x के रूप में मानूंगा। यानी कि जो आपके अंक हैं, 3 के पीछे x लगाते हुए 3x और 4 के पीछे x लगाते हुए 4x, और जो आपका क्रम है उस क्रम में पहले आधार था, इसलिए आधार को 3x पहले क्रम का, और ऊंचाई नंबर 2 पर शब्द आपका लिखा है, तो नंबर 2 वाला जो अंक है आपका 4, तो 4x आपकी ऊंचाई हो गई। अब देखिए हमें क्या चीज दे रखी है, जो दिया है वहीं से आपको शुरुआत करनी होती है सर। और हमें क्या चीज दे रखी है, देखो हमें दे रखा है क्षेत्रफल, ठीक है, और मेरा जो टारगेट है वो x का मान ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल दे रखा है 1176 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका जो है एरिया है। अब आपको ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला मुझे कौन सा लगाना है। क्या यहां पर तीनों भुजाएं हैं? अगर तीनों भुजाएं होती तो हम हीरोन के फॉर्मूले की बात करते, वर्गमूल s s माइनस a s माइनस b s माइनस c, जो कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया। लेकिन यहां पर बहुत अच्छा सा आधार और ऊंचाई आपके पास में है, तो त्रिभुज का जो फॉर्मूला है, आपका बेसिक फॉर्मूला आपको यहां पर यूज करना होगा। तो क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला हुआ 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई बराबर 1176। जो बेसिक रिजल्ट है उसी को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। और चलिए इसके अंदर जब वैल्यूज को रखने की बात करूंगा तो 1/2, पता ही है आधार के स्थान पर क्या रखा जाएगा, तो आधार के स्थान पर 3x रखा जाएगा। तो आधार के लिए मैंने रख दिया सर 3x। ठीक इसी क्रम के अंदर ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है पता लगा, ऊंचाई हमारी 4x है, तो ऊंचाई के लिए रख देंगे 4x बराबर 1176। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपके दिमाग में आया होगा कि भाई हम लोग क्या करना चाह रहे हैं।
ठीक है, क्षेत्रफल उसका फॉर्मूला लगाया, आधार और ऊंचाई के लिए 3x और 4x हमारे द्वारा रख दिए गए। चलिए गणना करते हैं और गणना करके जो मेरा टारगेट है x को प्राप्त करना उसको प्राप्त करता हूं। ये काट दिया मैंने 2 बार, है ना, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, गुणा करने पर 6, x और x का गुणा क्या हो गया, x स्क्वायर बराबर 1176, और इसलिए x स्क्वायर क्या हो गया 1176 डिवाइड बाय 6। और जब मैं इसका वर्गमूल इसका भाग देता हूं पहला काम, तो यहां से 6 का भाग लगा, 6 एकम 6 5 बच गया, 6 नम 54 3 बच गया, और 6 छंग 36। अगर x स्क्वायर 196 है तो मुझे बताइए यहां से x का मान क्या होगा सर। तो मैं यहीं पर नीचे की ओर लिख देता हूं, इसका वर्गमूल करते हुए x का मान, भाई 196 का वर्गमूल रूट ऑफ 196, और आपके दिमाग में आए कि 196 का वर्गमूल क्या होगा सर, पता लगा कि 196 का वर्गमूल जो है 14 रहेगा, 14 रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक तो आप पहुंच गए सर। वापस से जल्दी से कर लेते हैं रिकॉल। भाई 3 4 का अनुपात 3x 4x लिख दिया, क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई का फॉर्मूला, आधार के स्थान पर 3x, ऊंचाई के स्थान पर 4x, गुणा करने पर 6x स्क्वायर बराबर 1176, 6 का भाग देते हुए x स्क्वायर का मान और वर्गमूल करते हुए x का मान 6 के रूप में। अब चलिए जो चीज पूछी जा रही है, अब उसके अंदर पूछा क्या गया, ऊंचाई कितनी है। तो हमारे प्रश्न में अपना आंसर आ गया सर ऊंचाई। और देखिए ऊंचाई कितनी है सर, ऊंचाई है आपकी 4x, और 4 तो 4 रहा, और x का मान अभी अभी हम लोगों ने निकाल दिया सर, x 14 के रूप में है, और 14 और 4 का गुणा कितना हो गया 56 सेंटीमीटर। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया, ठीक है ना। यानी कुल मिलाकर के मुझे x का मान ज्ञात करना था, और x का मान जब 4 से गुणा हो जाएगा तो ऊंचाई हो जाएगी, और x के मान का जब 3 से गुणा कर दूंगा तो आधार हो जाएगा। तो फिलहाल ऊंचाई की बात थी, 4 और x के मान का हम लोगों ने गुणा कर लिया। तो चलिए उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो इस प्रकार से है, एक त्रिभुज की कोई दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से 6 सेंटीमीटर अधिक है। ध्यान दीजिए, बहुत ज्यादा टेक्निकल प्रश्न। देखिए मैं ये बात कर रहा हूं, शुरुआत में मैंने कहा कुछ अच्छे प्रश्नों की मैं बात कर रहा हूं, कुछ टेक्निकल प्रश्नों की बात कर रहा हूं, लेकिन हमारा जो प्रश्न है ये एसएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, और एसएससी में टियर 2 का प्रश्न, और एसएससी में सीजीएल लेवल का प्रश्न। इसका मतलब एक बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है, और बहुत ज्यादा सोचने वाला आपका प्रश्न रहा है। एक त्रिभुज की कोई दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से 6 सेंटीमीटर अधिक है। प्रश्न हमारा कह रहा है कि द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर मोर देन इट्स थर्ड साइड। सम ऑफ एनी टू साइड्स इज 6 सेंटीमीटर मोर देन इट्स थर्ड साइड। प्रश्न हमारा कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ध्यान दीजिए सर, त्रिभुज की 3 भुजाएं, समझ गए बात को, यहां ध्यान दो। अगर मैं ये त्रिभुज के बारे में बात करता हूं तो मैंने आपको कहा कि त्रिभुज की 3 भुजाएं मेरे द्वारा लिखी इस प्रकार से जाती है, एबीसी संकेत के द्वारा। और प्रश्न कह रहा है कोई दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है। अब देखिए पहला क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं मैं समझाते समय आपको कि भाई कोई दो भुजाओं का मतलब कौन सी दो भुजाएं। भाई त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ठीक है ना। यहां पर 6 बड़ा दिया है, लेकिन कोई दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा में कौन सी दो भुजाएं लेना है, तो मुझे तीनों ही कंडीशन को सोचना पड़ेगा। ये इस प्रश्न की बड़ी टेक्निकल चीज है। कोई दो भुजाओं का योग का मतलब है ए और बी का योग सी से बड़ा है, यानी ए और बी के योग में से सी को घटाऊंगा तो 6 आएगा। देखो अधिक और कम का मतलब अंतर से है। दो भुजाओं का योग, तो दो भुजाओं में मैंने ए लिया बी लिया, ए और बी को जोड़ना और सी को घटाना, कितना परिणाम होगा 6 के बराबर होगा। इसी प्रकार से आप में से कोई प्रश्न मुझसे पूछ सकता है, अगर अभी आप ऑफलाइन क्लास में बैठे होंगे तो आप क्या पूछ सकते थे कि सर यहां ए और बी क्यों लिया, क्या बी और सी नहीं ले सकते थे हम लोग। निश्चित रूप से वो भी हमको लेना पड़ेगा, बी और सी के योग में से ए का योग घटाना पड़ेगा, और इसी क्रम में सी और ए के योग में से मुझे ए का योग घटाना पड़ेगा। ये हमारे प्रश्न की टेक्निकल चीज है। कोई दो भुजाएं, किन्हीं दो भुजाएं, एनी टू साइड्स, उनका सम की बात जब प्रश्न कर रहा है तो आपको दो भुजाओं का योग का जितना समूह बनता है, जितने पेयर्स बन सकते हैं, वो सारे के सारे पेयर्स हम लोगों को लेकर के इस प्रश्न को डिस्कस करना होगा। तो चलिए बहुत प्यारा सा प्रश्न है हमारा, और जो बात कर रहा हूं मैं दो भुजाओं के योग के बारे में अगर बात करता हूं मैं, तो हमारा रिजल्ट क्या रहा देखिए सर, ए और बी ये दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से
6 अधिक है तो a प्लस बी माइनस सी बराबर 6। कोई कंफ्यूजन है सर? तो ध्यान दो, a और b का योग c से ज्यादा होना तो a प्लस बी माइनस सी बराबर 6 हो गया। पहली शर्त तो ये हो गई। इसी क्रम के अंदर भाई क्या दूसरी दो भुजाओं की बात की जा सकती है? बिल्कुल निश्चित रूप से कर सकते हैं। अभी हमने a और b का योग की बात की, अब मैं आपसे बात करूंगा कि हम यहां पर इस b और c के योग की भी बात कर सकते हैं, क्योंकि कोई दो भुजाओं में प्रश्न ने बिल्कुल स्पष्ट नहीं किया है कि कौन सी दो भुजाएं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, दो भुजाओं में b और c, उसमें से तीसरी भुजा को घटाएंगे तब भी 6 होगा। और मैं इसी क्रम को और आगे की तरफ बढ़ाता हूं और मैं कहता हूं कि a और c अगर किन्हीं दो भुजाओं में इनको लिया जाता तो a प्लस सी माइनस बी बराबर 6, ये हो गया सर इक्वेशन नंबर 3। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सब आपके दिमाग में आ गया होगा। कोई दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होना, दो का योग में से तीसरी को घटाना और 6 के बराबर करना। लेकिन कौन सी दो हो? तो सभी दो भुजाएं, जितने समूह आपके संभव हैं सबको ले लिया, इन सभी को जोड़ा जाता है। इन सबको जोड़ने पर, तो चलिए जब जोड़ेंगे तो स्थिति क्या होगी सर? आपके दिमाग में क्या चीज आएगी सर? जोड़ूंगा तब मैं, ध्यान दो। देखो ये a तो रहेगा, है ना, ये b भी रहेगा, ये वाला c इस c से कट जाएगा, ये a इस a से कट जाएगा, ये b इस b से कट जाएगा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? और अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार जो है जोड़ करके आप सभी को लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, जब मैं जोड़ूंगा तो पहली समीकरण के पदों को लिखने की बात कर रहा हूं, a प्लस बी माइनस सी, दूसरी समीकरण से b प्लस सी माइनस ए, और तीसरी समीकरण से a प्लस सी माइनस बी, और जोड़ने पर 6 6 6 का योग कितना हो गया? 18। ठीक है सर, वापस ध्यान देना, पहले के तीनों पदों को ले लिया मैंने a प्लस बी माइनस सी के रूप में, उसके बाद b प्लस सी माइनस ए, और उसके बाद a प्लस सी माइनस बी 18। चलिए जैसे मैं यहां से देखता हूं तो देखो यहां पर क्या स्थिति बन रही है सर हमारी? देखो ये प्लस का a, ये उसके पड़ोस में माइनस का i। ठीक है, और आगे बढ़ते हुए ये माइनस का c और ये प्लस का c कट जाएगा, और इसी क्रम में ये प्लस का b और ये माइनस का b कट गया। तो बताइए क्या रहा सर? a प्लस बी प्लस सी 18 के बराबर हो गया। a प्लस बी प्लस सी बराबर 18, इक्वेशन नंबर क्या बन गई सर? 4। अब मैं इनमें से भी घटाऊंगा, पहले पैर लूंगा, चौथे में से पहली समीकरण को घटाऊंगा तो यहां से मेरे पास c का मान आ जाएगा, चौथे में से मैं दूसरी समीकरण घटाऊंगा, यहां से a का मान आएगा, और चौथी समीकरण में से मैं तीसरी समीकरण घटाऊंगा तो यहां से मेरे पास में b का मान आएगा। देखिए सर कैसे आएंगे उसको ध्यान देना। मैं बात कर रहा हूं समीकरण नंबर 4 में से समीकरण नंबर 1 को घटाने की बात कर रहा हूं। गौर कीजिए, समीकरण नंबर 4 लेफ्ट हैंड साइड क्या है? a प्लस बी प्लस सी। समीकरण नंबर 1 में a प्लस बी माइनस सी, घटाना है 18 माइनस 6। उम्मीद करता हूं कि चीज आपके दिमाग में आई। समीकरण नंबर 4 का पद a प्लस बी प्लस सी, उसमें से समीकरण नंबर 1 का पद a प्लस बी माइनस सी घटा दिया, 18 में से 6 घटा दिया। जब मैं इस कोष्टक को खोलता हूं सर तो a प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी प्लस सी बराबर 18 में से 6 गया कितना? 12। आगे की तरफ बढ़े तो पता लगा a कट गया सर आपका, b भी कट गया आपका, तो कुल मिलाकर क्या हुआ सर? 2c बराबर 12 हो गया। और अगर 2c 12 है तो c का मान कितना है? 6। तो ये c का मान यानी त्रिभुज की एक भुजा आपके पास में आ गई, c 6 के बराबर हो गया। क्लियर हो गया? ये का ये काम हम लोग करने वाले हैं। जो समीकरण 4 में से एक को घटाया, उसी प्रकार से समीकरण 4 में से मैं समीकरण नंबर 2 को भी घटाने की बात करूंगा। ठीक है, तो ध्यान दो, इक्वेशन नंबर 4 में से मैं इक्वेशन नंबर 2 को घटाता हूं और वही प्रोसेस को रिपीट करता हूं सर। देखो 4 में से जब 2 को घटाया तो 4 में क्या स्थिति है? 4 में है a प्लस बी प्लस सी, 2 को घटाने की बात कर रहा हूं, और 2 है b प्लस सी माइनस ए, सामने की ओर 18 माइनस 6। ठीक है, अब फिर से इसको जब खोलेंगे तो a प्लस बी प्लस सी माइनस बी माइनस सी प्लस ए बराबर हो गया 12। और ध्यान दीजिए, जब मैं इसको फिर देखता हूं तो देखो इस बार b कट जाएगा, इस बार c कट जाएगा, और परिणाम क्या रहा सर? 2a बराबर 12। और जब 2a बराबर 12 है तो a किसके बराबर हो गया सर? a 6 के बराबर हो गया। ठीक है ना? और मुझे बताइए, जब मैंने ये कहा कि सर समीकरण 4 में से 1 को घटाया तो c का मान आया, समीकरण 4 में से 2 को घटाया तो a का मान आया, और इसी प्रकार से
प्रकार जब मैं समीकरण नंबर 4 में से समीकरण नंबर 3 को घटाता हूं, मैं इसको मान को सीधा लिख देता हूं कि यहां पर b बराबर 6 आएगा। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया सर। दो तो मैंने आपको करके बता दी कि c का मान 6, a का मान 6 आ गया। और जब मैं 4 में से 3 घटाऊंगा, गौर करना भाई, 4 में से जब घटा रहा हूं तो ये b पॉजिटिव, ये घट गया, b से b घट जाएगा, सॉरी 3 को घटाना ना, तो यहां पर देखो a में से ये वाला a घट गया, इधर c में से c घट गया, और b में से जब ये घटेगा तो माइनस माइनस प्लस होकर के 2b हो जाएगा, और 2b बराबर 12, तो b का मान 6 हो गया। अब मुझे बताइए, त्रिभुज की तीनों भुजाएं a, b और c मेरे पास में आ गई, तीनों के मान 6 6 6 हो गया। अब आप उस कंडीशन को देख सकते हैं, कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरे से 6 ज्यादा है। अगर मैं a और b को जोड़ता हूं तो 12, 6 घटाऊंगा तो 6 ज्यादा हो गया, b और c को जोड़ूंगा तो 12, a को घटाऊंगा 6 घट गया तो वापस 6 हो गया। ठीक है, और आपके दिमाग में आया कि हमारा त्रिभुज कैसा बना, हमारा जो त्रिभुज बना वो समबाहु त्रिभुज बना। और जब समबाहु त्रिभुज बन गया तो मुझे बताइए आपका फॉर्मूला क्या हो गया सर, वापस ध्यान दीजिए, ए बी सी आपस में बराबर हो गए, तो ये त्रिभुज हमारा कैसा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है। और क्षेत्रफल का हमारा फॉर्मूला क्या है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला है वर्गमूल 3/4 ए स्क्वायर। और जैसे ही कैलकुलेट करता हूं तो ये वर्गमूल 3/4 ए स्क्वायर यानी कि 6 गुणा 6। और जैसे ही हम लोग इसको हल करते हैं सर, तो देखिए पोजीशन हमारी क्या बनी, ये 2 से काटने पर 2, 2 से काटने पर ये 3, फिर ये 2 से और काटता हूं 6 को, तो देखें ये 2 से कट गया 6 3 बार, गुणा करने पर 3 और 3 का गुणा कितना, 9, वर्गमूल 3। ये हमारे प्रश्न का क्या हुआ सर, आंसर हो गया 9√3। और जब मैं ऑप्शन को देखता हूं तो ऑप्शन नंबर बी मुझे नजर आता है। ठीक है सर, तो उम्मीद करता हूं कि आपके दिमाग में ये प्रश्न हमारा बनकर के आया, भाई किस प्रकार से जो है, कैसे आपको इसको करना चाहिए। ठीक है सर, वापस से ध्यान दीजिए भाई, सबसे पहले प्रश्न ने कहा कोई दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा है, तो कोई भी दो के अंदर ए बी का पेयर भी हो सकता है, बी सी का भी हो सकता है, सी ए का, कोई भी दो का योग हमको करना हो। ऐसी 3 कंडीशंस हुई, तीनों को जोड़ने पर ए बी सी का योग हो गया, चौथी में से पहली को घटाया सी का मान आ गया, चौथी में से दूसरी समीकरण को घटाने पर ए का मान आ गया, और चौथी में से तीसरी समीकरण को घटाने पर बी का मान आ गया। ए बी और सी तीनों बराबर बराबर 6 6 6 हुआ, त्रिभुज आपका समबाहु त्रिभुज हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। और समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल के लिए वर्गमूल 3/4 ए स्क्वायर, और उस फॉर्मूले को लगाने पर आपका उत्तर क्या हो गया, 9√3 वर्ग सेंटीमीटर। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान देना। अगर ये हमारे आंखों के सामने से नहीं गया हुआ हो तो इस प्रकार का प्रश्न लगभग हम में से 90% विद्यार्थियों का नहीं होने वाला है। और आपको चिंता नहीं करना, अगर अपना नहीं हो रहा तो अपने साथियों का भी नहीं होगा। ठीक है, जिन्होंने पढ़ा है, जिनकी आंखों के सामने से प्रश्न गुजरा है, केवल और केवल वही इस प्रश्न को हल करने की स्थिति में रहेंगे, और आप निश्चित रूप से अब इसको हल करने की स्थिति में हैं। अगले प्रश्न के बारे में बात करता हूं। हमारा प्रश्न है, एक चित्र आपको दे दिया है सर, में 3 वृत्त, प्रत्येक की त्रिज्या r सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिए, 3 वृत्त आपको नजर आ रहे होंगे और प्रत्येक की त्रिज्या r सेंटीमीटर है। एक दूसरे को क्या कर रहे हैं सर, स्पर्श कर रहे हैं, है ना, टच कर रहे हैं एक दूसरे को वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं द्वारा। अब गौर करें, प्रश्न क्या कहना चाह रहा है, वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं ये वाली है ना, इसके द्वारा त्रिभुज एबीसी बना है, जो आपको नजर आ रहा होगा। भुजा AB की लंबाई कितनी है। ठीक है जी, तो मैं इस प्रश्न को हल करने के लिए अगली स्क्रीन को यूज करने वाला हूं। एक बार प्रश्न को आप बहुत अच्छे से देख लें, वापस से ध्यान देना। आपका प्रश्न कह रहा है, इन द एडजॉइंट फिगर, ठीक है, इन एडजॉइंट फिगर 3 सर्कल्स हैविंग रेडियस r सेंटीमीटर टचेज ईच अदर एक्सटर्नली एज शोन इन द फिगर। प्रश्न कह रहा है कि triangle ABC is formed by the common tangents of these circles. Find the length of a side AB. त्रिभुज की भुजा AB की लंबाई कितनी है। चलिए सर, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। ठीक है, तो चलो देखते हैं सर, इस प्रश्न को हल करने के लिए क्या करना चाहिए मुझे, आपके दिमाग में आना चाहिए। देखो, मैं उस डायग्राम को एक बार वापस से मैं बनाने की बात कर रहा हूं आपसे, कि भाई ये एक वृत्त हुआ, ये दूसरा वृत्त जो प्रश्न ने कहा, और यह आपका तीसरा वृत्त प्रश्न के कहे अनुसार। ठीक है, जब मैं इसको
मिलाता हूं सर, है ना, ये थोड़ा वृत्त बड़ा बन गया ऐसा लगा मुझे, ठीक है ना, आप जो है इसको देखना। तीनों की जो त्रिज्याएं एक है, पहली चीज आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो त्रिभुज बनता है वह त्रिभुज आपका कैसा बनने वाला सर, यह इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। ये आपके दिमाग में आ जाए कि भाई ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है, और यहां पर इनके ये केंद्र बिंदु हैं। और मान लेता हूं मैं इनके केंद्र बिंदुओं को, है ना, जो भी मानना चाहें, अगर आपको लगता है कि भाई इसको मैं एक्स मानूंगा, इसको मैं वाई मानूंगा, ये केंद्र जेड मानूंगा, हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज जो हमारे दिमाग में आनी चाहिए, पहला फैक्टर कि त्रिभुज एबीसी कैसा होगा, त्रिभुज एबीसी समबाहु त्रिभुज होगा। परीक्षा में इसको लिखने की आवश्यकता नहीं, केवल दिमाग में आना चाहिए कि तीन वृत्तों की चूंकि त्रिज्याएं समान हैं और एक दूसरे को इस प्रकार से बाह्य स्पर्श कर रहे हैं, और इस प्रकार से अगर कोई त्रिभुज बनेगा तो वह आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। पहली चीज दिमाग में आ जाए। अब मुझे चाहिए सर, अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है, तो इसका मतलब क्या है, प्रत्येक कोण कितना होगा, ये भी दिमाग में आ जाए। प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा, ये भी दिमाग में आए। क्लियर है। और अगर प्रत्येक कोण 60 डिग्री है तो कोण भी कितना होगा, पता लगा कि कोण बी भी 60 डिग्री है। कोण बी का मतलब हम किस कोण की बात कर रहे हैं, हम इस कोण की बात कर रहे हैं, ये कोण भी 60 डिग्री है। ठीक है, हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, और नहीं तो आप इसको ध्यान दें, हम लोगों ने डिस्कस किया होगा कि त्रिभुज की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या के लंब होती है। तो ध्यान दीजिए, प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, त्रिभुज की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर, त्रिभुज की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर उसकी त्रिज्या के लंबवत होती है। इसका मतलब क्या हो गया सर, द टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। वापस सुन लें, द टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और जब मैं इसको ऐसा देखता हूं तो ध्यान दीजिए, अब मैं क्या मैनिपुलेट कर रहा हूं, यह है आपका बिंदु P, समझ गए बात को, स्पर्श बिंदु, और यह है आपका स्पर्श बिंदु बिंदु Q। और जब मैं P को X से मिलाता हूं, ध्यान दीजिए, तो P को X से मिलाने पर यह त्रिज्या बनी और यह कोण आपका 90 डिग्री का बन गया सर, इसको ध्यान देना। इसी क्रम में Q को X Z से मिलाता हूं तो देखो, ये स्पर्श बिंदु है, ये स्पर्श रेखा है, और अभी हम बात कर रहे हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या के लंबवत होती है, ये 90 डिग्री का कोण हो गया और ये r के बराबर हो गया। और मुझे बताइए x और z को मिलाऊंगा तो ये दूरी कितनी होगी, तो पता लगा कि यहां से यहां तक की लंबाई r है और इसके बाद ऊपर वाली वृत्त की त्रिज्या भी तो r है, तो कुल मिलाकर के PQ कितना हो गया, PQ 2r के बराबर हो गया। ये थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में आ गया PQ 2r के बराबर, ये अगली स्टेप के अंदर आपको नजर आना चाहिए। वापस से मैं इसको दोहरा देता हूं कि भाई देखिए किस कॉन्सेप्ट की हमने बात की, हमने बात की है कि स्पर्श रेखा त्रिज्या के लंबवत होती है। गौर करना, ये बिंदु P पर यह वृत्त की स्पर्श रेखा है, बिंदु P पर यह PX त्रिज्या है, और ये कोण कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। ये हमारे दिमाग में आया, और ये भी कोण 90 का हो रहा है, सामने वाला कोण भी 90 का हो रहा है, ठीक है। और आपके दिमाग में आया कि भाई ये R है त्रिज्या और यहां से आगे भी R त्रिज्या है, तो X से लेकर के Z तक की दूरी कितनी है, 2R होगी। तो वो की वही दूरी बिंदु P से लेकर के बिंदु Q की होगी, तो PQ की दूरी 2R हो गई। एक चीज तो ये है। नंबर दूसरा, मुझे यहां त्रिकोणमिति का प्रयोग करना है। मैं इसको ऐसा मिला लेता हूं सर, ठीक है भाई। मूल डायग्राम तो आपको पीछे वाली स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा। अब उसके अंदर क्या क्या हमने किया, P को X से मिलाया, Q को Z से मिलाया, अब मैं B को X से भी मिला रहा हूं। और ध्यान देना, ये कोण कितना डिग्री का हो गया, पता लगा ये कोण 30 डिग्री का हमारा हो गया, क्योंकि पूरा कोण कितना है, 60 है, और ये पूरा कोण 60 है तो उसका ये आधा हिस्सा है, ये आधा कोण है, ये कितना हो गया, 30 डिग्री। और मुझे इस X को ज्ञात करना है सर, ठीक है। तो BP X के बराबर मानते हैं, ठीक है ना। तो माना BP जो है वो X है। अब मैं यहां त्रिकोणमिति की बात कर रहा हूं, त्रिभुज
BPX में हम बात कर रहे हैं त्रिकोणमिति का BPX में, गौर करो ये इस प्रकार का डायग्राम आपको नजर आ रहा है, ये वाला डायग्राम है सर, ये B है, ये P है और यहां पर यहां पर P है सर, है ना, और इस स्थान पर X है आपका, ठीक है। और उसके आगे बढ़ता हूं और हमारे दिमाग में आया कि ये कोण कितना है, ये कोण 30 डिग्री का है, ये कोण कितना है, ये कोण 90 डिग्री का है। P से X की लंबाई कितनी है, ये R लंबाई है और मुझे X ज्ञात करना है। तो मैं यहां से क्या बात करने वाला हूं सर, मैं यहां से लंब बटा आधार की बात करने वाला हूं, त्रिकोणमिति का फॉर्मूला जो कि tan का सूत्र होता है, ठीक है। तो 30 के सामने ये लंब है ना भाई, R जो है वो कोण के सामने वाली भुजा लंब है और जिसके ऊपर दो कोण बने हैं 30 डिग्री 90 डिग्री, ये X आपका क्या है, आधार है। हम में से अंग्रेजी मीडियम वाले विद्यार्थी ध्यान देना, ये जो लंब का मतलब परपेंडिकुलर से हुआ करता है, ठीक है, और आधार का मतलब बेस से होता है, तो ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, और आधार का मतलब ये बेस है। तो मैं त्रिकोणमिति की बात कर रहा हूं, लंब बटा आधार, इसका मतलब परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। चलिए वैल्यूज की बात करते हैं। लंब का मतलब है 30 के सामने वाला R, आधार का मतलब है X बराबर tan, थीटा का मतलब है 30 डिग्री। और ध्यान दो tan 30 का मान सारणी से आपको जानकारी होनी चाहिए 1/√3, गुणा करने पर X का मान क्या हो गया सर, √3R हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब जो X निकला ये निकला है सर √3R, और जो पोजीशन यहां पर है देखिए, तो इसलिए BP जो होगी उतनी लंबाई यहां पर भी है सर, यहां भी वही सिचुएशन आपकी बन रही है A से Q की, और ये भी जो है √3R बनेगा, ठीक है। तो BP जितना है, ध्यान दीजिए जैसा डायग्राम हमारा यहां है, अगर मैं यहां पर A को Z से मिलाता हूं तब भी वही स्थिति बन रही है सर, ये आपका कोण 30 डिग्री का है, तो इसको दोबारा से मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है कि जो BP की लंबाई होगी वही AQ की लंबाई भी होगी। तो BP बराबर AQ, और ये दोनों क्या रहेंगे, √3R के बराबर रहेंगे। तो चलिए सर जल्दी से इसको यहां तक मैं रिवाइज करवा देता हूं कि त्रिकोणमिति का प्रयोग कैसे किया और उसके पहले हमने क्या सोचा। सबसे पहले देखिए हमारे दिमाग में आना चाहिए कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर लंबवत है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये 90 डिग्री कोण होगा। ये जो लंबाई है, ये वाली लंबाई ये 2R है, R इस वृत्त की त्रिज्या, R ऊपर वाले की त्रिज्या, तो ये वाला तो हो गया 2R। इस त्रिभुज BPX में जो मैंने अलग से यहां पर ड्रॉ भी आपको कर दिया, देखो ये BPX है ना, इसके अंदर कोण 30 डिग्री का हो गया सर 60 का आधा, क्योंकि पूरा कोण 60 है, ऊपर का आधा हिस्सा 30 डिग्री होगा। त्रिकोणमिति में लंब बटा आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा के बराबर, tan 30 का मान 1/√3 होने पर √3x और √3R हो गया, और ऊपर वाला हिस्सा भी √3R हो गया। तो चलिए अब अपने प्रश्न के आंसर के ऊपर आ जाता हूं मैं। तो हमारा आंसर क्या है सर, हमारा उत्तर है, मुझे क्या चाहिए, मुझे AB की लंबाई चाहिए। अब ध्यान देना, AB की लंबाई को मैं क्या लिख सकता हूं, AB को मेरे द्वारा लिखा जा सकता है AQ प्लस PQ प्लस BP, ऐसा लिखा जा सकता है। भाई तीन हिस्से हैं AB की लंबाई में, AQ भी है, PQ भी है और BP भी है। तो AQ का मान कितना है, AQ का मान है √3R, यहां पर है 2R, और BP का मान क्या है √3R। तो चलिए यहां से हम लोग क्या करें, ये √3R और ये √3R को जोड़ लेते हैं, तो ये हो गया सर 2√3R, क्योंकि √3R कितनी बार है, 2 बार लिखा है, इसलिए 2√3R प्लस में क्या लिखना 2R, और यहां से हम लोग क्या कर लें, कॉमन ले लेते हैं, और इसमें से क्या चीज कॉमन आ रही है सर, 2R कॉमन आ गया, और पीछे क्या बच गया √3 प्लस 1। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। वापस ध्यान दीजिए, √3R जोड़ने पर 2√3R प्लस 2R, और इसमें से 2R दोनों पदों में है, 2R कॉमन कर दिया, पहले पद में √3 बच गया और दूसरे में से पूरा बाहर आ गया, इसका मतलब 1 बच गया। तो 2R √3 प्लस 1, ये आपके प्रश्न का क्या रहेगा सर, आंसर रहेगा। तो अपने प्रश्न में देखें 2R √3 प्लस 1, ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का आंसर है। और मैं बात कर रहा हूं कि बहुत शानदार सा प्रश्न था, कई प्रकार के कॉन्सेप्ट इसके लिए हमने यूज किए हैं सर बेसिकली, ठीक है। और जब इसके कॉन्सेप्ट को यूज किया तो आपने ज्योमेट्री को ज्यादा यूज किया है, ट्रिग्नोमेट्री को आपने यूज किया है,
ठीक है सर, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 5, 6 और 9 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की भुजा जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है पर सामने वाले शीर्ष से डाले लंब की लंबाई कितनी है। गौर करो, हमारा प्रश्न क्या कहना चाह रहा है कि द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। प्रश्न क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स टू द साइड 5 सेंटीमीटर। यानी 5 सेंटीमीटर वाली भुजा पर सामने वाले शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई की बात कर रहा हूं। अगर मैं यहां पर ज्योमेट्रिकली इस प्रश्न की बात करूं तो देखो, अगर मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर वाली भुजा है, ये आपकी दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा है। गौर कीजिए, हमारी स्थिति ये है, ये 5 सेंटीमीटर वाली भुजा, ये 6 वाली भुजा, ये 9 वाली भुजा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर वाली जो भुजा है उस पर अपोजिट वर्टेक्स, सामने वाले शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करना है। अब ध्यान दीजिए सर, क्या करने वाला हूं मैं, सबसे पहले इस प्रश्न में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने वाला हूं। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं ज्ञात करूंगा। तीनों भुजाएं मेरे पास में है 5, 6 और 9 के रूप में। और जब तीन भुजाएं, तीनों की लंबाइयां अलग अलग, विषम बाहु त्रिभुज, स्केलन ट्राइंगल अगर है तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं। तो पहला हिस्सा क्या रहने वाला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, कैसे ज्ञात करना, हीरोन के फॉर्मूले से ज्ञात करना। ये क्या फॉर्मूला है, तो पता लगा वर्गमूल है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ए बी सी के मान, भुजाओं की लंबाई आपके पास में है। एस कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 के द्वारा निकालेंगे। तो एक चीज तो ये हो गई। अब जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आया ना, उस क्षेत्रफल के लिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का दूसरा फॉर्मूला 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई करूंगा। भाई देखिए, चाहे त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं हीरो के फॉर्मूले से निकालूं, चाहे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से निकालूं, चाहे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 ए बी साइन थीटा वाले फॉर्मूले से निकालूं, भाई देखो है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ही। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हर स्थिति में कैसा आएगा, समान आएगा, एक जैसा आएगा। तो पहले मैंने हीरो के फॉर्मूले से जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगा उसको मैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई के बराबर, यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल के दूसरे फॉर्मूले के बराबर कर दूंगा। और वहां पर आधार का मान मेरे द्वारा 5 लिख दिया जाएगा और ऊंचाई h लिख दी जाएगी, वही लंब की लंबाई है। ठीक है, तो चलिए 2 स्टेप में आपका प्रश्न होने वाला है। तो मैं यहां से पहली स्टेप की बात कर लेता हूं। भाई देखो, a का मान यहां पर 5 है, b का मान 6 है, c का मान 9 है, इसलिए सबसे पहले आप s निकालेंगे। s का फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी बाय 2। और जब तीनों को जोड़ेंगे 9 और 6 15 और 5 20। देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 9 और 6 15 और 5 20 में 2 का भाग जाया तो s का मान 10 आ गया। क्लियर हो गया। अब मैं बात करूंगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल रहेगा वो हमारा हीरो का फॉर्मूला रहेगा, वर्गमूल में s, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। क्लियर है सर। और जब मैं इसको अप्लाई करता हूं तो देखो, अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, वर्गमूल s का मान तो हो गया 10, s माइनस ए का मतलब है 5 को घटाना 10 में से, तो ये हो गया 5। s माइनस बी का मतलब 6 को घटाना 4, और s माइनस सी का मतलब है 10 में से 9 को घटाना, जो कि हो गया 1। चलिए इसको जो है मैं टुकड़े करूंगा, 10 को मैं लिखूंगा 5 गुणा 2 के रूप में, 5, 4 और 1 रहने दिया। देखते हैं सर, जब आप इसका वर्गमूल करेंगे तो हमारे दिमाग में क्या चीज आए कि देखो यहां से 5 का तो पैर बन गया सर, तो इसलिए 5 बाहर आएगा। 4 का वर्गमूल निकल जाता है, 2 वो आ जाएगा, और इसका पैर नहीं बना हमारा, तो इसको मैं वर्गमूल में ही छोड़ देता हूं। तो कुल मिलाकर के 10 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये प्रश्न का पहला हिस्सा हुआ जहां पर हम लोगों ने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। तो उम्मीद करता हूं कि दिमाग में आपका आ गया होगा। वे तीनों भुजाएं अलग अलग थी, हीरो का फॉर्मूला लगाते हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए दोबारा मैं बात कर रहा हूं पुनः, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, तो आप कह रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 10 वर्गमूल 2 वर्ग सेंटीमीटर है, हमने निकाल दिया इसलिए। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, यानी हीरो का तो हो गया, उसके अलावा त्रिभुज का क्षेत्रफल का और हमारा फॉर्मूला क्या है,
तो आप कहोगे कि भाई हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई है, जो कि है 10√2। चलिए वैल्यूज को रखता हूं। 1/2 आधार कौन सा, आधार कोई भी भुजा हो सकती है, तो हमने कहा आधार, चूंकि प्रश्न ने कहा 5 सेंटीमीटर वाली भुजा पर सामने वाले शीर्ष से लंब की लंबाई चाहिए, तो इसका मतलब आधार कौन सी भुजा ली जाएगी, 5। और ऊंचाई क्या है, ऊंचाई यानी सामने वाले शीर्ष से जो आधार माना जाता है उस पर डाला गया लंब है, तो जो कि ऊंचाई को मैंने h कर दिया, बराबर में हो गया सर 10√2। चलिए इसको हल करते हैं, तो h का मान क्या हो गया 10√2, 2 का गुणा 5 का भाग। और जैसे ही मैं इसको हल करता हूं 5 के पहाड़े से 10 कट जाएगा सर 2 बार, और 2 और 2 का गुणा कितना हो गया 4√2। ये जो है आपका सेंटीमीटर, ठीक है, ये h का मान हो गया। और जो h का मान है वही हमारे प्रश्न का उत्तर है, क्योंकि h ऊंचाई है और ऊंचाई वही है जो लंब की लंबाई है। तो इसलिए लंब की लंबाई लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ही आपकी ऊंचाई, और उसका परिणाम 4√2 सेंटीमीटर के रूप में ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। तो देखिए ये भी बहुत अच्छा सा आपका प्रश्न था। तो जैसे मैंने आपको कहा कि आज की कक्षा में हम कुछ अच्छे प्रश्नों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और जब भी प्रश्न मैं पढ़ रहा हूं, मैं आपसे उम्मीद ये कर रहा हूं, देखिए ऑफलाइन क्लास में होता क्या है कि जैसे मैंने प्रश्न पढ़ा, एक बार प्रश्न को मैंने पढ़ा, उसके बाद में समय दिया, उसको मौखिक जैसे मैंने समझाया कि भाई आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, और उसके बाद विद्यार्थी को मौका मिल रहा है। तो आप भी क्या करें, अपने स्तर के ऊपर इस प्रश्न को देखें, आप अपना दिमाग लगाएं, सोचें कि हम इसमें क्या क्या काम कर सकते हैं। और उस सोचने के लिए आप क्या कर दें, वीडियो को आप पॉज कर दें कुछ समय के लिए, आप तसल्ली से उसको सोच लें, फिर लगे कि हाँ मैं इसको करने की स्थिति में हूं तो करें, और उसके बाद में प्ले करते हुए वापस से उसका सॉल्यूशन देख लें। अदरवाइज आप पहले सोचें, नहीं आता है तो अपना पास में सॉल्यूशन तो है ही इस प्रश्न का, ठीक है। तो कोशिश आप लोग हर प्रश्न के साथ में जरूर करें। अगला जैसे प्रश्न है हमारा, एक समद्विबाहु त्रिभुजाकार भूखंड का रुपए 125 प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल मूल्य 50,000 रुपए है। हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, हमारा प्रश्न ये कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ अ आइसोसेलेस ट्राइंगुलर फील्ड, द कॉस्ट ऑफ अ आइसोसेलेस ट्राइंगुलर फील्ड एट द रेट ऑफ ₹125 पर स्क्वायर मीटर इज ₹50,000। यानी 125 रुपए प्रति वर्ग मीटर का भाव अगर हो तो 50,000 रुपया उसकी कॉस्टिंग बनती है, ठीक है। तो यहां से आपका क्षेत्रफल निकल करके आ जाएगा सर, ठीक है। मैं यहां तक की बात कर रहा हूं, तो यहां जो है क्षेत्रफल जो निकलेगा सर, कैसे निकलेगा, क्षेत्रफल टोटल कॉस्टिंग 50,000 में मैं 125 का भाग दूंगा। वापस ध्यान दीजिए, जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं जहां पर यूनिट कॉस्ट है और टोटल कॉस्ट भी आपके पास में है, पर यूनिट कॉस्ट का मतलब है ₹125 आपके पास में, और टोटल कॉस्ट क्या है ₹50,000। तो टोटल कॉस्ट में पर यूनिट कॉस्ट का आपको भाग देना है, वहां से क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। तो 50,000 में 125 का भाग देता हूं, और देखिए सर 125 के पहाड़े से 4 बार में 500 कट जाएगा, क्योंकि 125 का डबल 250 250 हो गया, और 250 का डबल 500 है, तो 4 बार में कट गया, और 4 के बाद 2 जीरो। तो कुल मिलाकर के पहली पंक्ति उस समद्विबाहु त्रिभुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर ऐसा हमको देती है। कोई कंफ्यूजन है सर, इसमें नया काम हमने कुछ भी नहीं किया सर। भाई जैसे मान लिया मैंने आपको कहा कि भाई शक्कर का भाव, एक उदाहरण के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम है, 30 रुपया प्रति किलोग्राम है, और मैं कह रहा हूं कि 150 रुपए मैंने दिए। अब शक्कर कितनी आई, तो टोटल कॉस्टिंग में पर यूनिट कॉस्ट का आप भाग देते हैं, यही तो काम करते हैं सर। 150/30 पूरी लागत, और उसमें से एक यूनिट की लागत का क्या करना है, भाग देना है। क्लियर है। तो ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी हम लोगों ने क्या किया सर, 50,000 आपके पास में था, और 50,000 में हम 125 का भाग लगाते हैं, ठीक है सर। तो आपके दिमाग में ये चीज आई होगी, ठीक है। क्षेत्रफल आपके पास में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके आधार की लंबाई 40 है, तो भूखंड की बराबर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई क्या है। हमारा प्रश्न कह रहा है, इफ द बेस ऑफ
filled is 40 मीटर, क्या पूछा गया, फाइंड इट्स वन ऑफ इक्वल साइड। ठीक है, प्रत्येक की लंबाई, एक भुजा की लंबाई कितनी है। अब चलिए सर, ये प्रश्न हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। जो टेक्निकल चीज थी वो यही थी, टोटल कॉस्टिंग में पर यूनिट कॉस्ट का भाग दिया। अब बताइए, क्षेत्रफल हमारे पास में है और जैसा कि मैं लगातार आपसे कह रहा हूं कि जो दिया है वहीं से शुरुआत है। क्षेत्रफल जो हमें दिया है वो हिंदी भाषा में, एरिया जो लिखा जाएगा वो इंग्लिश भाषा में, गणित की भाषा में फॉर्मूला होगा, क्षेत्रफल का सूत्र होगा। और समद्विबाहु त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला रहेगा b/4 रूट ऑफ 4a² माइनस b² इज इक्वल टू 400। कहीं कोई कंफ्यूजन है सर? चलिए इसके अंदर वैल्यूज की बात करते हैं। अब आपका प्रश्न कह रहा है बराबर भुजाओं को तो ज्ञात करना है, और बराबर भुजाओं का मतलब होता है a अपने फॉर्मूले में, और आपको मान किसका दे दिया, इसका मतलब कि जो आधार की लंबाई 40 है वो b का मान दे दिया। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं, हमें क्या दे रखा है सर, हमें दे रखा है b का मान 40, और जैसे ही मैं इसके अंदर मान रखता हूं तो देखो सर, b के स्थान पर 40/4 वर्गमूल में 4a² माइनस b के स्थान पर 40 ऐसा रख दिया, बराबर में कितना हो गया, 400। ठीक है, अब गौर करो, जब मैं इसको हल करता हूं तो 4 के पहाड़े से 40 कटेगा सर 10 बार। ठीक है, 10 का जब मैं सामने की ओर भाग दूंगा तो पोजीशन हमारी क्या बनेगी, रूट में 4a² माइनस 40 का स्क्वायर का मतलब 40 का गुणा 1600 बराबर में 10 का भाग देने पर कितना हो गया, 40। और आगे की तरफ बढ़ता हूं तो दोनों पक्षों में क्या कर लेते हैं हम लोग, वर्ग कर लेते हैं, और जब वर्ग करेंगे तो क्या होगा, यहां से वर्गमूल हट जाएगा, और वर्ग करने पर वर्गमूल हट गया 4a² माइनस 1600, और सामने की ओर 40 का स्क्वायर यानी कि फिर से 1600। भाई जब वर्ग कर रहे हैं ना सर, तो वर्ग कर रहे हैं तो इस 40 का वर्ग कर रहे हैं, 40 और 40 का गुणा 1600। अब आप ये वाला माइनस का पद आप उधर ले जाएंगे, और माइनस का पद उधर ले जाने पर जुड़ जाएगा सर आपका। तो देखिए पोजीशन हमारी क्या बनेगी, 4a² बराबर 1600 प्लस 1600। ठीक है, तो 4a² बराबर क्या हो गया, 3200, है ना। तो यहां से a² बराबर हो गया 3200/4, तो a² हो गया आपका 800। क्लियर है, जो समान भुजा जिसको आप a से रिप्रेजेंट किया करते हैं, हम लोगों ने डिस्कस किया है सर इस चीज को। तो a जब 800, a² 800 हो गया तो a का मान वर्गमूल 800, और जब मैं इसको देखूंगा सर तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा 400 गुणा 2। ठीक है, और 400 गुणा 2 का मतलब क्या हुआ, 400 का वर्गमूल 20 वर्गमूल 2 ऐसा मीटर। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया 20√2 मीटर। ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का आंसर रहा। चलिए सर, उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी जो है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए सबसे पहले टोटल कॉस्टिंग 50,000 में 125 का भाग देते हुए क्षेत्रफल निकल गया। चूंकि ये समद्विबाहु त्रिभुजाकार मैदान था, इसलिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारा b/4 वर्गमूल 4a² माइनस b² लग गया, और उसके अंदर b का मान मेरा प्रश्न देता है 40, उसको रख दिया, और कैलकुलेशन के द्वारा वर्ग करना, और उसके बाद a² का मान प्राप्त करना, और वापस से उसका वर्गमूल करना, और 800 को हमने 400 गुणा 2 के रूप में लिखते हुए उसका वर्गमूल करते हुए 20 वर्गमूल 2, ये समान भुजाओं में से प्रत्येक भुजा की लंबाई हमारे द्वारा ज्ञात कर ली गई। ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा की दुगुनी है, और कर्ण जो कि तीसरी भुजा है 10 सेंटीमीटर है। प्रश्न क्या कह रहा है, इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल वन साइड is double to its second side and the hypotenuse is 10 centimeter, which is the third side of a triangle। यानी कि कर्ण आपका 10 है, दो भुजाओं में से एक भुजा दूसरी भुजा की दुगुनी, और कर्ण आपका 10 के बराबर है। प्रश्न कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो चलिए सर, मैं यहां पर त्रिभुज की भुजाओं की बात सबसे पहले कर लेता हूं। ध्यान दीजिए, त्रिभुज की भुजाएं साइड्स, और प्रश्न ये कहता है एक भुजा दूसरी से दुगुनी है,
तो एक भुजा x है, एक भुजा 2x, ऐसा मान लें हम लोग, ठीक है ना। दुगुनी का मतलब है 2 टाइम्स, एक x होने पर दूसरा क्या हो जाएगा, 2x के बराबर हो जाएगा, और तीसरी भुजा 10, ये आपको दे दिया है सर, ये कर्ण है, ठीक है। सबसे पहला काम मेरा उद्देश्य है x को ज्ञात करना, x को डिफाइन करना, और कैसे डिफाइन करेंगे आप, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, है ना। तो इससे x निकाल दो, पाइथागोरस प्रमेय से हम बात करते हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम हुआ करता है। वैल्यूज को रखने की बात कर रहा हूं, लंब यानी कि ये वाला रख दें, आप कोई भी रख सकते हैं x और 2x में से, मैंने x रख दिया। आधार के स्थान पर 2x रख सकते हैं आप, और कर्ण का मतलब 10 का स्क्वायर है। चलिए कैलकुलेशन कर लेंगे, और कैलकुलेशन करने के साथ में आपका x का मान आपको मिल जाएगा। तो देखिए पोजीशन हमारी x स्क्वायर, जब इसका वर्क करेंगे तो ये हो गया 4x स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 10 का स्क्वायर हो गया 100। यहां से 5x स्क्वायर बराबर कितना हुआ, 100, इसलिए x स्क्वायर 5 का भाग देते हुए ये 20 हो जाएगा। वापस से गणना ध्यान दें भाई, एक भुजा दूसरी की दुगुनी होने का मतलब, एक अगर x है तो दूसरी क्या होगी, 2x होगी, और कर्ण कितना है, कर्ण आपका 10 आपको दे दिया। पाइथागोरस थ्योरम की बात करना, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर की बात करते हुए, x का स्क्वायर 2x का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर बराबर 100, 5x स्क्वायर 100 के बराबर, x स्क्वायर का मान 100 में 5 का भाग 20, और अगर x स्क्वायर 20 के बराबर है तो इसलिए x क्या होगा, वर्गमूल 20 है, और वर्गमूल 20 होने का मतलब 5 गुणा 4 है, तो 4 का वर्गमूल तो 2 हो गया 5, तो x का मान तो है आपका 2√5 निकल करके आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसलिए लंब क्या हो गया आपका, लंब x है यानी कि 2 वर्गमूल 5 है। आधार क्या हो गया, आधार 2x के बराबर माना जा रहा है, तो 2 और x का मान 2√5, जो कि 4 वर्गमूल 5 सेंटीमीटर हो गया। कोई कंफ्यूजन है सर, यानी x आपके पास में सीधा है 2√5, और 2x का मतलब 2√5 का 2 से गुणा करने पर 4√5, और मुझे चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अपने प्रश्न का आंसर क्या हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज कौन सा वाला है, देखो आप, हमारा आंसर त्रिभुज का क्षेत्रफल, और चूंकि त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज होते समय 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई का आपका फॉर्मूला है, 1/2 AB का सूत्र है। वैल्यूज को लगा दें, 1/2 आधार के लिए 2 वर्गमूल 5, और ऊंचाई के लिए 4 वर्गमूल 5, क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस किया लंब और आधार उस त्रिभुज के लिए, है ना, लंब और आधार उस त्रिभुज के लिए आधार और ऊंचाई है, ठीक है। कर्ण जो है न लंब है न आपका आधार है न ऊंचाई है, ठीक है ना। तो कर्ण 10 को छोड़ते हुए बाकी के मान आधार ऊंचाई में लिए जाएंगे, और जैसे ही मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो 2 के पहाड़े से 2 काट लेता हूं सर, और हमारा आंसर क्या आया सर, देखिए वर्गमूल 5 का वर्गमूल 5 से गुणा, वर्गमूल 5 और वर्गमूल 5 का गुणा 5, और 5 का 4 से गुणा 20, और हमारा आंसर हो गया 20 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपके प्रश्न का आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का उत्तर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी जो है आपके दिमाग में आ गया होगा निश्चित रूप से। यानी कुल मिलाकर के यहाँ जो टेक्निकल चीज हमारी थी वो था पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना, और पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए x का मान ज्ञात करना, ताकि x के मान से ये 2 भुजाएं आपके पास में आ जाए, क्योंकि जो 2 भुजाएं होगी कर्ण को छोड़ करके, देखिए हमारी स्थिति ये है सर, ठीक है ना, एक भुजा अगर x है, दूसरी भुजा 2x है, और तीसरी भुजा 10 है, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई में वही x और 2x ही काम आने वाले हैं। 2√5 और 4√5 जो कि x 2x के मान है, उसी को रखते हुए 20 वर्ग सेंटीमीटर आपके प्रश्न का आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में है। त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। ध्यान दीजिए, प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, हमारा प्रश्न ये कह रहा है कि द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल is in the ratio 1/2, ratio 1/3, ratio 1/4 if the
पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 52 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल। ठीक है सर, तो ये भी कैलकुलेटिव प्रश्न है। मैंने आपको कहा कि आज की क्लास में जो है थोड़े से लेंदी प्रश्न है, थोड़े से टिपिकल प्रश्न है, थोड़े से सोचने वाले प्रश्न है ना। सीधे सीधे डायरेक्ट एक ही फॉर्मूले पर बेस हम लोगों ने प्रश्न डिस्कस नहीं किए हैं सर। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि अपनी क्लास के अंदर हम लोग जो है जीरो से स्टार्ट करते हुए 100% ऊपर तक जाना चाह रहे हैं। तो हम लोगों ने बिल्कुल बेस से शुरुआत किया, अभी समबाहु त्रिभुज को अलग से पढ़ा, उसके फॉर्मूले पढ़े, हर कंडीशन को डिस्कस किया, उसके आगे धीरे 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 ऊपर बढ़ते हुए हम जो है एकदम टॉप के ऊपर जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले जो अनुपात, इस अनुपात को सरलतम रूप में व्यक्त करना है ताकि भुजाओं का अनुपात निकल जाए, और उस परिमाप का मतलब है तीनों भुजाओं का योग 52 के आधार पर उन भुजाओं को मुझे बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलो देखते हैं सर हमारी स्थिति क्या बनने वाली है। हम यहां पर जो बात करने वाले हैं सर, देखिए हमारे लिए भुजाएं, ठीक है, और ये जो भुजाएं हैं आपकी, उनका अनुपात 1/2, 1/3 और 1/4, ये भुजाओं का हमारा अनुपात है। मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की बात कर रहा हूं, और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है सर, 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना बना भाई, हर को मुझे हटाना है यहां से, और हर तब हटेगा जब इनका एलसीएम उससे गुणा करूंगा, तो एलसीएम बना हमारा 12, तो 12 से गुणा कर रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, 12 से गुणा करते हुए इसको सिंप्लीफाई करते हुए लिख रहा हूं। जैसे ही पहले पद को 12 से गुणा करूंगा तो 2 से 12 कटेगा सर 6 बार। अब 1/3 को जब 12 से गुणा करूंगा, 3 और 12 कटेगा 4 बार, और 1/4 को 12 से गुणा करने पर 4 का भाग 12 में लगेगा 3 बार। तो भुजाएं जो हुई हमारी वह 6, 4 और 3 के अनुपात में आ गई सर। ठीक है ना, ये भुजाओं का अनुपात हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर हो गया। और परिमाप का मतलब है तीनों भुजाओं का कुल माप 52 है, तो इससे आप तीनों भुजाओं को ज्ञात कर सकते हैं ना। तो इसलिए पहली भुजा, फटाक से देखें आप, टोटल 52 है, और 52 किसके बराबर है, 52 में तीनों अनुपात है, पहली भुजा भी है, दूसरी भी है और तीसरी भी है, कुल परिमाप है। तो 6, 4, 10 और 3, 13 के बराबर है, और पहली भुजा के लिए 6 का गुणा करना। वापस ध्यान दीजिए, परिमाप का मतलब है सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। तो 52 जो है वो अनुपात के क्रम में पहली भुजा का अनुपात 6 भी रखता है, दूसरी भुजा का अनुपात 4 भी रखेगा, और तीसरी भुजा का अनुपात 3 भी रखेगा। यानी 52 में 6 + 4, 10 + 3, 13 भाग देना, और पहली के लिए 6 का गुणा करना। तो 13 के पहाड़े से 52 कटा 4 बार। तो देखिए पहली भुजा कितनी हो गई सर, 6 और 4 का गुणा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं बात करूंगा दूसरी भुजा के बारे में। तो गौर कीजिए, दूसरी भुजा में यही चीज लगने वाली है सर, 52 13 के बराबर है, ये तो तय है, और दूसरी भुजा के लिए मुझे 4 का गुणा करना है। तो देखिए कैलकुलेशन हमारी क्या कहती है, यहां पर 13 से 52 कट जाएगा 4 बार, और 4 का 4 से गुणा, तो बी का मान 16 सेंटीमीटर बन गया। और तीसरी भुजा की बात कर रहा हूं, देखिए 52 में आपको भाग देना होगा 13 का, वही है, और तीसरी भुजा के लिए अनुपात 3 से मैं गुणा करता हूं। ठीक है, तो पोजीशन हमारी क्या बनी सर, देखिए यहां से 13 से 52 4 बार काटते हुए 4 का 3 से गुणा, तीसरी भुजा सी जो है वो आपकी 12 सेंटीमीटर हो गई। तो अब आपके पास में प्रश्न सीधा बन गया, पहली भुजा ए 24 है, दूसरी भुजा बी 16 है, तीसरी भुजा सी 12 है, और मुझे त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए। तीनों भुजाएं आपकी असमान हैं, विषम बाहु त्रिभुज है, और जब विषम बाहु त्रिभुज होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के फॉर्मूले से ज्ञात किया जाता है। तो पहले तो भुजाओं के अनुपात से परिमाप निकाल दिया, यानी कि ये एक नया काम हमने सीखा। इसके आगे जब भुजाएं आ गई तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपकी जानकारी में है, आप इसको अब आराम से आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम, ये भुजाओं का जो अनुपात रहा 1/2, 1/3, 1/4, इसको सरल किया, एलसीएम 12 से गुणा किया, 6, 4, 3, तो 52 में 13 का भाग देते हुए पहली बार में 6 का गुणा, 52 में 13 का भाग देते हुए दूसरी के लिए 4 से, और 52 में 13 का भाग देते हुए तीसरी भुजा के लिए 3 से गुणा किया। तो एबीसी 3 भुजाएं हमारे पास में आ गई। अब देखिए हीरोन के फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, तो एस निकालूंगा, a + b + c
ठीक है, आ रही आवाज? हेलो हेलो हेलो। हाँ, तो चलो, तो हीरोन का फॉर्मूला हम लोगों ने लगा दिया, वर्गमूल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और इसके अंदर वैल्यूज को जब पुटअप करने की बात कर रहा हूं मैं, तो एस का मान 26। अब आगे देखो, डायरेक्ट लिखने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। एस माइनस ए का मतलब इस 26 में से 24 को घटाने की बात कर रहा हूं, 2। एस माइनस बी, इस 26 में से 16 को घटाने पर 10। और एस माइनस सी, इस 26 में से 12 को घटाने पर 14। क्लियर है सर? तो ये आपका जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात आपकी हो रही है सर, ठीक है ना। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी के रूप में। एस का मतलब 26 से हो गया, एस माइनस ए 26 में से 24 चला गया, ठीक है, 16 गया और 12 गया। तो अब जब आप इसको जो है गुणा करने की बात करने वाले हैं सर, ठीक है, मतलब गुणनखंड करने की बात करने वाले हैं। और जैसे ही मैं गुणनखंड करता हूं, है ना, छोटे छोटे टुकड़े करते हैं हम इसके। देखो, 26 को लिखूंगा 13 गुणा 2, 2 है। 10 को लिखूंगा मैं 5 गुणा 2 और 4। और जैसे ही मैं इसके अंदर देखता हूं भाई फैक्टर्स करने के लिए, फैक्टर्स करने के बाद भाई देखो 2 का पैर बना है, तो एक तो 2 बाहर आ गया हमारा, ठीक है। उसके बाद पैर कौन सा बना सर? और कोई पैर नहीं बना। 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ गया हमारा, ठीक है सर। 2 का पैर, 4 का वर्गमूल 2। और 13 का 5 से गुणा 65, और 65 का 2 से गुणा कितना होगा सर? 130। क्योंकि न 13, 5 और 2 इनके पैर नहीं बने हैं। वर्गमूल में 13। अच्छा एक मिनट सर, ये 2 कहाँ है सर? यहां ध्यान दो, ये 4 नहीं है सर, इधर गौर करना भाई। 26 को 13 2 में तोड़ा, 2 रहा। 10 को 5 2 में तोड़ा, और ये 14 है सर, ठीक है। और इस 14 को भी तोड़ूंगा सर। अगर 14 है तो इसको कैसे तोड़ रहे हैं हम लोग? क्योंकि आखिरी के अंदर ये देखिए ये वाला 14 है, और 14 को मैं तोड़ रहा हूं 2 गुणा 7 के रूप में। अब चलिए देखते हैं, 2 2 के पैर बनाने का हम प्रयास करते हैं वर्गमूल के लिए। तो 2 का जोड़ा बन गया सर, इस 2 का जोड़ा बना। और कोई जोड़ा बन रहा है क्या? और कोई भी जोड़ा नहीं बन रहा है सर, ठीक है। तो 2 पैर, फिर 2, पीछे क्या बच गया वर्गमूल में? एक 13 बचा, एक 5 बचा, और एक 7 बचा। 13 गुणा 5 गुणा 7। चलिए, तो ये हो गया सर 4 वर्गमूल। 7 और 5 का गुणा 35, और 35 का मैं 13 से गुणा कर रहा हूं। 35 का 3 से गुणा 105, हाथ से लगा 10। 35 और 10 कितना हो गया? 35 और 10 45, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे प्रश्न का उत्तर होगा, ठीक है सर। और यहां पर जब मैं देख रहा हूं तो इनमें से कोई भी नहीं इस प्रकार से अपने प्रश्न का आंसर बन रहा है। ऑप्शन नंबर डी। वापस से चेक करना सर। सबसे पहले भुजाओं के अनुपात के आधार पर हम लोगों ने भुजाओं को ज्ञात कर लिया, ठीक है ना। और जब भुजाएं आपके पास में 24, 16 और 12 के रूप में हुई, 4 6 का गुणा, ठीक है ना, 4 4 का गुणा 16 और 4 3 का गुणा 12, तो 24, 16 और 12 के रूप में भुजाएं हो गई। हीरो का फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी बाई 2 से 26, और वहां से एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी के मान, और वर्गमूल करने पर 4√445। ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक डायग्राम आपको दिया है, आपको नजर आ रहा होगा। दिए गए चित्र में बीसी वृत्त के केंद्र से गुजरता है। देखिए बीसी, ये ओ आपका ओरिजिन, सेंटर आपको दे दिया, केंद्र से गुजर रहा है। आपका प्रश्न कह रहा है ए बी ए सी बराबर ए है, यानी ये जो लंबाई है ए से बी तक की लंबाई, ये लंबाई ए है। और इसी क्रम में ए से सी तक की लंबाई भी क्या है? ए के बराबर है। ए बी और ए सी ए के बराबर है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको क्या करना है सर? मैं इस वृत्त के क्षेत्रफल में से, वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूंगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अच्छा एक मिनट सर, तो उसमें वो भी शामिल हो जाएगा। तो मैं यहां पर ये कर रहा हूं कि ये जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कर लेते हैं, ऐसा है ना। ये ध्यान दीजिए, यहां से जब मैं इसको व्यास से काट लेता हूं और ये वाला हिस्सा आपका है, तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से, ठीक है, मैं इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देता हूं। मेरे प्रश्न का उत्तर आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब ध्यान दीजिए भाई, क्षेत्रफल निकालना है वृत्त या अर्धवृत्त का, तो अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होगी वो मुझे पता करनी है। और अर्धवृत्त की त्रिज्या कहां से पता करूंगा सर? इसका जो व्यास होगा, यानी
ये जो अच्छा पहली चीज है, चूंकि ये अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त का ये कोण कितना होता है सर, समकोण होता है। तो यहां से पहला कॉन्सेप्ट जो आपके दिमाग में आए वो ये आना चाहिए, अर्ध वृत्त का कोण समकोण होता है, ठीक है। यानी एंगल ऑफ अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, एंगल ऑफ अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल सबसे पहले दिमाग में आए। अगर ये दिमाग में आएगा तो फिर आपके दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए कि त्रिभुज जो एबीसी है वो क्या है, समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज है। गौर कीजिए हमारी स्थिति ये वाली हो गई सर, ये ए अर्धवृत्त का कोण समकोण होने पर, यहां पर बी है, यहां पर सी है, ये भुजा ए है और ये भुजा भी प्रश्न के आधार पर ए है। तो मैं क्या करने वाला हूं, यहां पाइथागोरस प्रमेय लगाते हुए बीसी की लंबाई ज्ञात करने वाला हूं, कर्ण को ज्ञात करने वाला हूं। तो अगला जो कॉन्सेप्ट है वो बात हो रही है पाइथागोरस प्रमेय का, हमारा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्या, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, ठीक है। तो लंब स्क्वायर में आधा स्क्वायर जोड़ने पर कर्ण के स्क्वायर की बात करेंगे। तो लंब स्क्वायर का मतलब हुआ ए स्क्वायर और कर्ण स्क्वायर जो कि मुझे ज्ञात करना है बीसी का स्क्वायर। तो यहां से बीसी का स्क्वायर क्या हुआ सर, 2a स्क्वायर हो गया। और जैसे मैं इसमें वर्गमूल करूंगा, वर्गमूल कर लेते हैं, वर्गमूल करने पर बीसी का मान क्या हो गया सर, बीसी का मान हो गया √2a। एक तो ये बात हो गई सर, वर्गमूल करने पर 2 का वर्गमूल √2 और a स्क्वायर का वर्गमूल a। तो बीसी की लंबाई √2a के बराबर हो गई। कहीं कोई दिक्कत है क्या सर? तो ये जो चीज हुई बीसी की लंबाई हुई, और बीसी इस अर्धवृत्त के लिए क्या हो गया सर, व्यास हो गया। ध्यान दीजिए, जब बीसी की लंबाई हम लोग निकाल चुके हैं √2a, और ये जो है अर्धवृत्त का व्यास हो गया, यानी इसलिए अर्ध वृत्त का व्यास जो है आपका √2a है। तो इसलिए अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या हो गई, अर्ध वृत्त की त्रिज्या इसकी आधी हो गई, तो √2a/2। ये ध्यान देना, अगर मैं इसको काट सकता हूं तो काट देना चाहिए, वैसे √2 और √2 कट जाता है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं आपके दिमाग में आ रहा तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है सर, क्योंकि जब मैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल करूंगा तो वहां πr² में वर्गमूल अपने आप हट जाएगा, और जब वर्गमूल हट जाएगा उस स्थिति में हम लोग इसको बहुत आसानी से काटने की स्थिति में रहेंगे। तो चलिए अब मैं बात कर रहा हूं अपने प्रश्न के आंसर के लिए। भाई छायांकित भाग क्या होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो रहेगा वह अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये आपका फॉर्मूला हो गया। यहां तक वापस एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, पहला कॉन्सेप्ट, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, तब मुझे पता लगेगा ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। तो ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में होना चाहिए कि एंगल ऑफ अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। अगर ये समकोण त्रिभुज का मुझे पता लगा तब मैं इस पाइथागोरस प्रमेय को सोच सकूंगा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर है, और लंब और आधार दोनों a है। तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का मतलब 2a स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर हो गया। तो कर्ण उसका वर्गमूल करने पर √2a, और जो कर्ण रहा आप देख पा रहे हैं इस त्रिभुज का कर्ण इस वृत्त का व्यास है। तो अर्धवृत्त का व्यास √2a हो गया, जो कि ये रहा, और उसका आधा करना 2 का भाग लगाने पर √2a/2 अर्धवृत्त की त्रिज्या हो गई। छायांकित भाग के लिए अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज को घटाना है, और ध्यान देना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 πr²। और त्रिभुज चूंकि यह आपका समकोण त्रिभुज है तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, या AB का फॉर्मूला लगा सकता हूं मैं यहां पर, ठीक है। ये AB का मतलब किससे हुआ सर, समकोण त्रिभुज का आधार और समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई 1/2 बेस इंटू हाइट। चलिए, जब मैं देख रहा हूं 4 ऑप्शन में पाई के रूप में छोड़ा हुआ है तो मैं पाई का मान नहीं रखूंगा,
तो गौर करो 1/2 पाई को पाई रखना है। आर कितना है सर, पता लगा जो त्रिज्या निकल करके आई है, तो आर का मतलब किससे हुआ सर, √2/2a का होल स्क्वायर, -1/2 आधार a और ऊंचाई भी a। चलो सर थोड़ी सी कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, तो हमारा रिजल्ट रहा सर 1/2, देखो पाई रहा, यहां से सॉल्व करने पर √2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, और ये रहा सर a स्क्वायर, माइनस में 1/2 a स्क्वायर। जब मैं इसको देखूंगा तो यहां से क्या कर सकते हैं हम लोग, 2 से 2 काट सकते हैं, ये 2 से 2 काट लिया। अब इसमें से कुछ कॉमन आता है, देखो एक a स्क्वायर कॉमन आ गया और बटे में 2 कॉमन आ गया, ठीक है, तो a स्क्वायर बटे में 2 कॉमन आ गया, और जब a स्क्वायर 2 कॉमन आ गया तो बचा क्या, यहां से देखिए एक पाई बचा, और बटे में 4 में से 2 बाहर आ गया तो 2 आ गया, और माइनस में a स्क्वायर 2 पूरा चला गया 1 हो गया। अब क्या कर सकता हूं मैं, यहां पर 2 एलसीएम ले सकता हूं, ठीक है ना, या चलो यही तो उत्तर है सर, एलसीएम की आवश्यकता ही नहीं पड़ी मुझे, ऑप्शन नंबर डी यही आपका आंसर है। a स्क्वायर बटा 2 कॉमन आना, वापस ध्यान देना a स्क्वायर चला गया, बटे में 4 है उसमें से 2 चला गया तो 2 बच गया, पाई बटा 2 -1, ये ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का आंसर है। तो ये भी आपका अच्छा प्रश्न रहा, एक से अधिक कॉन्सेप्ट हम लोगों को इस प्रश्न के अंदर यूज करने पड़ रहे हैं। तो आपको लगा होगा कि सर आज की क्लास में तो दिमाग में हमारे जोर आ रहा है, बिल्कुल जोर आएगा सर, क्योंकि अपने प्रश्नों का लेवल जो है अब बहुत ऊपर हो गया है, और हम लोग त्रिभुजों के अंतिम चरण के अंदर हैं, और त्रिभुज आज की इस क्लास के साथ में जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है सर, चलिए आगे की तरफ बढ़ता हूं मैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक तांबे के तार को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है जिसका क्षेत्रफल 121 वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिए, हमारा प्रश्न ये कह रहा है कि द एरिया है ना ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 121√3 स्क्वायर सेंटीमीटर, केवल इतना सा है, ठीक है ना, मेटल वायर कह सकते हैं, है ना, बाय बेंडिंग द मेटल वायर फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हुज एरिया इज 121√3, यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्षेत्रफल दिया है। अब कह रहा है उसी तार को मोड़कर वृत्ताकार कर दिया जाए, यानी वृत्त बना दिया जाए, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। यानी देखिए आपका प्रश्न क्या कह रहा है, अभी मेरे पास में इक्विलेटरल ट्राइंगल है और वही लंबाई है, वही तार है, अभी त्रिभुज का जो आकार है मैंने क्या किया, इसको खोल दिया और खोल करके वृत्त बना दिया। तो हमारे दिमाग में लिंक क्या हो रहा है सर, इसकी त्रिभुज की जो परिमाप है और वृत्त की जो परिधि है वो आपस में कैसी है सर, बराबर है, क्योंकि जो तार हमने बेंड किया है एज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसी तार को खोल दिया और खोल करके वापस हमने लपेट दिया एक वृत्त के सर्कल के रूप में। तो दोनों तारों की लंबाइयां बराबर हैं, और लंबाई बराबर होने का मतलब त्रिभुज के लिए परिमाप और वृत्त के लिए परिधि बराबर है। इस कॉन्सेप्ट को मुझे यहां पर यूज करना होगा। तो चलिए शुरुआत जहां से करेंगे, जो आपको दे रखा है और हमें दे रखा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल से मैं अपनी शुरुआत करता हूं। और हमें जो क्षेत्रफल दे रखा है सर, वो दे रखा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 121 वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर के रूप में आपको दे रखा है। ठीक है, चलिए समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला हम लोग पिछले कई दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, पिछली कई क्लासेस के अंदर हमने बात की है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला वर्गमूल 3/4a² बराबर 121√3 के बराबर। ठीक है जी, चलिए तो यहां से क्या करना है, वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कट जाएगा, तो a² का मान 121 गुणा 4, वर्गमूल करते हुए a का मान 11 गुणा 2, तो a यानी भुजा आपकी क्या निकल गई सर, भुजा 22 सेंटीमीटर निकल गई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न क्या कहता है हमारा, कि जो त्रिभुज था उसी त्रिभुज से वृत्त बनाया गया, जो वायर था पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल की फॉर्म में था, देन नाउ रोल इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, वृत्त के, इसका मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस प्रश्न की विशेष बात कि जो वृत्त की परिधि है ना, वृत्त की परिधि बराबर समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, ये रिलेशन है दोनों के अंदर। चलिए जब ये रिलेशन है तो देखें,
वृत्त की परिधि का फॉर्मूला हमारा 2 पाई r का रहेगा और संभव त्रिभुज का परिमाप 3 गुणा भुजा का, और इसके अंदर जो जो वैल्यूज हैं वो आप रख देंगे, ऑटोमेटिक आपका वृत्त की त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। देखें 2 पाई का मान 22/7, r मुझे ज्ञात करना है 3 और भुजा का मान है 22। ठीक है, चलिए r का मान चाहिए मुझे, पक्षांतर करता हूं मैं, और पक्षांतर करने के बाद r बराबर 3 गुणा 22 तो वहां पर है राइट हैंड साइड में, इधर जो बटे में 7 है डिवीजन में उसका कर लेता हूं गुणा, और 2 और जो 22 है गुणा में उसका दे देता हूं मैं भाग, 2 गुणा 22। चलिए देखते हैं कैलकुलेशन क्या कहती है। 22 से 22 चला गया तो r का मान हो गया 21/2 सेंटीमीटर, और जब r निकल गया तो मैं उस वृत्त के क्षेत्रफल को निकालने की स्थिति में हूं। तो इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल हमारा फॉर्मूला है पाई r स्क्वायर। वापस ध्यान देना सर, सबसे पहले जो चीज आपको दे रखी है इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसका क्षेत्रफल √3/4a स्क्वायर का मान, वहां से a निकल गया 22। ठीक है, जब फॉर्मूला आपने लगाया √3 कट गया, a स्क्वायर और a स्क्वायर का वर्गमूल करते हुए a का मान 121 का वर्गमूल 11 और 4 का वर्गमूल 2, भुजा 22 हो गई। प्रश्न कह रहा है तार को खोला और वापस वृत्त बनाया, तो जो तार को खोला यानी कि जो लंबाई है दोनों स्थितियों में बराबर है, तो त्रिभुज का परिमाप और वृत्त की परिधि बराबर है, फॉर्मूला लगा दिया परिधि का परिमाप का, और यहां से r निकल गया, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर के फॉर्मूले से पाई का मान 22/7, r स्क्वायर का मतलब 21/2 गुणा 21/2। चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं और अपना आंसर क्या आएगा। देखो 7 के पहाड़ से 21 कट गया सर 3 बार, 2 के पहाड़ से कट गया 11 बार, गुणा करने पर 11 और 3 का गुणा हो गया सर 33, और अभी 21 बचा हुआ है, तो 33 का 21 से गुणा, 33 एकम 33, हासिल लग गया 3, 33 दूना 66, और 66 और 3 कितना हो गया सर 69 बटे में 2। वापस से गौर कीजिए, हमारी स्थिति 21 का 33 से गुणा कर रहा हूं, 21 या 63, हासिल 6, 63 और 6 69, 69, 2 का भाग देना है मुझे, और 2 का भाग देने पर फाइनल रिजल्ट क्या है, 2 का भाग 2 या 6, 2 चौक 8, 1 बच गया, 2 छंग 12.5, इतना वर्ग सेंटीमीटर 346.5 कहीं है क्या, ये रहा सर आपका, एक मिनट सर ये नहीं है ना, यहाँ क्रम बदला हुआ है, ये रहा 346.5, ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का उत्तर रहा। ठीक है, तो यहां पर भी एक से अधिक कॉन्सेप्ट आपके यूज हुए हैं। चलिए सर आगे बढ़ता हूं, एक प्रश्न और डिस्कस करते हैं हम लोग। चित्र में जो आपको डायग्राम दे रखा है, उस डायग्राम के अंदर AD/DC 3:2 है। ध्यान दीजिए, ये तो है AD, समझ गए, और ये है आपकी DC। तो एक को मैंने थोड़ा सा ऊपर की ओर शेड किया ताकि पता लग जाए, और एक को मैं थोड़ा नीचे की ओर शेड कर रहा हूं। तो AD और DC का रेशियो 3:2 है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये पूरा वाला 40 वर्ग सेंटीमीटर है। BDC का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब ध्यान देना सर, जो आपका डायग्राम बना है उसमें सबका आधार अलग अलग है। देखो आधार अलग कैसे, कि जब मैं बात करता हूं ABD में तो आधार AD हो गया, जब मैं बात करता हूं BDC में तो आधार हमारा DC हो गया, और जब मैं बात करता हूं त्रिभुज ABC में मेरा आधार A से लेकर के पूरा C हो गया। तो आधार तीनों में अलग है, लेकिन ऊंचाइयां तीनों की समान है, क्योंकि शीर्ष बिंदु एक ही स्थान पर है। भाई आधार में चाहे AD लो चाहे पूरी AC लो, लाइन तो वही है, और ऊंचाई का मतलब सामने वाले शीर्ष से डाला गया लंब हो गया, और सामने वाला शीर्ष आपका B बिंदु है, एक ही है, तो ऊंचाई सभी की कॉमन है। चाहे त्रिभुज ABC को पढ़ें तब भी ऊंचाई वही है, जो त्रिभुज BDC को पढ़ेंगे तब भी ऊंचाई वही है। लेकिन आपका जो प्रश्न कह रहा है वो AD/DC का अनुपात 3:2, मैं वहां से प्रश्न की शुरुआत करूंगा। देखिए AD और DC का अनुपात 3:2 है, तो इसलिए AD किसके बराबर हुआ, AD 3x हो गया, और DC किसके बराबर हुआ, 2x हो गया। तो पहले जो है अनुपात के साथ में x लगा देना, ठीक है। तो AD का मान 3x और DC का मान 2x। अब चलिए जो चीज दी है वहां से स्टार्ट करूंगा, और मुझे दे रखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा। गिवन क्या है सर, हमें दे रखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का मतलब है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल मुझे दिया है,
और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या है, 40 के बराबर है। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई बराबर 40। गौर कीजिए, इसके अंदर जब वैल्यूज को रखने की बात करता हूं तो 1/2 तो रहेगा सर। आधार कितना है, एबीसी की अगर बात करता हूं तो एबीसी का आधार ये पूरा पूरा आधार है, यहां से लेकर के ये वहां तक जब जाऊंगा ये पूरा आधार है सर आपका। और जब पूरा आधार है तो लेफ्ट का हिस्सा 3x और राइट का हिस्सा 2x, तो 3 और 2 ये पूरा मिलता है ना। तो 3 और 2 जब मिल गया तो आधार हो गया सर 5x, और ऊंचाई को मैं h पढ़ लेता हूं बराबर 40। ठीक है जी, वापस ध्यान देना, आधार यानी कि पूरी लंबाई जिसमें AD का 3x हिस्सा भी है, ये D में वापस इसको लिख भी देता हूं, है ना। तो इसमें AD का 3x हिस्सा भी है और उसके आगे DC का 2x हिस्सा है, तो कुल मिला के आधार 5x, ऊंचाई को h पढ़ लिया। कैलकुलेट करता हूं, देखो 5 लेफ्ट में है, 40 राइट में है, 5 का पहाड़ा लगाऊंगा 8, और यहां से XH का मान निकल के आया। भाई x भी है और h भी है, तो x और h का मान, XH का गुणा 2 का 8 से गुणा 16। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई सर, XH का मान आ गया। और अब मेरे प्रश्न का उत्तर की बात करता हूं। हमारा प्रश्न है त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल, और फिर से वही बात करूंगा, क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई का हमारा फॉर्मूला 1/2। पता है BDC का, सॉरी हाँ BDC ये वाला जो राइट के अंदर आपको दिख रहा है, उसका आधार क्या है, पता लगा उसका आधार तो 2x है, तो इसमें आधार में मैं रखूंगा 2x और ऊंचाई में h ही रखूंगा सर, क्योंकि तीनों त्रिभुजों की ऊंचाई समान है, तीनों की ऊंचाई h है। 2 से 2 कट गया सर, हो गया XH, और XH का मान कहाँ है, इक्वेशन 1 में है। तो ध्यान दीजिए, और इक्वेशन नंबर 1 में XH का जब मान हुआ तो कितना हो गया सर, यहां पर हम लोग 16 रख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 से, और ये आपके प्रश्न का क्या हो गया सर, आंसर हो गया। तो अपना उत्तर क्या रहा, 16 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का आंसर रहा। तो चलिए सर, उम्मीद करता हूं कि भाई आज के प्रश्न थोड़े से टिपिकल जरूर रहे, थोड़े से लेंथी जरूर रहे, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स के रहे जो हो सकता है आपकी जानकारी में नहीं हो, लेकिन उन कॉन्सेप्ट को भी हमने नए सिरे से सीखने का प्रयास किया है, और उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नहीं आई है तो दोबारा से हम प्रयास करेंगे, तीसरी बार फिर से प्रयास करेंगे, लेकिन इस चीज को समझ करके ही हम दम लेंगे और चैन की सांस लेंगे। तो आज इस क्लास के साथ में जो है हम लोग त्रिभुजों के बारे में यहाँ पर अपनी बात को पूरी कर लेते हैं। ठीक है सर, तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो है निश्चित रूप से इसको रिवीजन करेंगे। ठीक है सर, तो आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।